Hello everyone, welcome to my channel. This is Prashant. Today we are going to start with our bond valuation series, and this will be our first lecture where we are going to start with corporate bonds. So let me just first connect from another device to share my screen, and then we shall start with the chapter. Okay, so this is our book 3 and corporate bonds is our reading number 43. I have started with corporate bonds because इसमें कैसा होगा कि हम लोगों को सबसे पहले तो bonds का पूरा basic understanding clear हो जाएगी कि what is bonds, कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स की एक्सपायरी क्या होती है, व्हाट इज बॉन्ड इंडेंचर, देन हाउ डू वी रिटायर द बॉन्ड्स, एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड वी विल लर्न अबाउट एवरीथिंग अबाउट बॉन्ड्स. सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड आई होप आप सबके पास श्वेजर है. एंड श्वेजर आई वुड से कि अभी अगर 2024 की भी है, क्योंकि 2025 की तो अभी तक अवेलेबल ही नहीं हुई है मार्केट में, तो अगर आप 2024 की श्वेजर भी यूज कर रहे हो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. इवन आई हैव दैट पार्ट ओनली, क्योंकि 2024 और 2025 में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आई हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर फ्रॉम 2024 मॉड्यूल ओनली राइट नाउ. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर मॉड्यूल 43.1, दैट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड फंडामेंटल्स एंड टाइप्स. तो सबसे पहले तो व्हाट इज अ बॉन्ड. यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा है बॉन्ड ट्रेडिंग. डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ बॉन्ड ट्रेडिंग एंड एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ बॉन्ड यील्ड. So what are publicly traded bonds? सबसे पहले we are going to understand that what are publicly traded bonds. So for these bonds are generally traded on OTC markets. In OTC markets, are generally traded in OTC markets, and they are not traded on exchanges. Dealers exist in bond markets to buy and sell bonds, and how do they earn the profit? They earn the profit from bid ask spread. Now, what is bid? What is bid? Bid is the offer price, okay, at which we sell, the bond, and ask price is the price at which we buy the bond. So the difference between buy and sell is the profit that we generate from trading in bonds. Okay, now law of supply and demand also works over here. Now what is the law of supply and demand? If demand is more and supply is less, then what will happen? If anything, this is not only in the case of bond, अब समझो कुछ भी है, लाइक मैगी. मैगी एवरीवन नोज कि एक टाइम पे बैन हो गई थी बीच में मैगी, ठीक है. जब मैगी वॉज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, समझो कोई एक स्टोर था जिसके पास 100 मैगीज का स्टॉक था, ठीक है, 100 पैकेट्स थे उसके पास, was having 100 पैकेट्स. तो उसने क्या किया, अब एट दैट टाइम एवरीवन वांटेड मैगी, ठीक है, बट वो दे वर रेडी टू पे एनी प्राइस, बट मैगी चाहिए. तो व्हाट ही वाज डूइंग वाज ₹10 के पैकेट को ही स्टार्टेड सेलिंग एट ₹100. तो भी पीपल विल पे, क्योंकि उनको मैगी खानी है, ठीक है, तो वो ₹90 ज्यादा देके भी दे विल पे. तो व्हाट विल हैपन, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू राइज. तो सेम गोज विद द बॉन्ड. अगर डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, देन योर प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज. सो जस्ट रिमेंबर दिस. And if the demand is less and supply is more, समझो there are not मैगी तो anyway सब लोग हमेशा ही खरीदते हैं. Let us take an example of अभी I don't know, मैगी थोड़े दिन पहले ये सनफीस्ट की कोई तो चॉकलेट निकली आजकल, पता नहीं क्या है, ठीक है, सनफीस्ट, दैट इज एट अ वेरी लो कॉस्ट, ठीक है. पता नहीं समथिंग लाइक चोकोपाई वाज देयर व्हिच आई कुड सी दैट मॉल में दे वर जस्ट सेलिंग एट ₹30. 6 पैक्स ऑफ चोकोपाई दे वर सेलिंग एट ₹30. And matlab there were so many packets, no one was ready to buy because everyone was knowing that the quality of the chocolate is not good. Okay, if quality is not good, तो क्या होगा, ये ₹30 का पैकेट पे प्राइस लिखी है 99 की, 99 पे नहीं भी बेच रहा होगा सनफीस्ट वाला, तो एटलीस्ट उसका प्राइस ₹50 तो होगा. उन्होंने इतना तो सोचा होगा ना दैट वो 50 में बेचेंगे, बट दे वर नॉट इवन एबल टू सेल एट दैट प्राइस.
तो इससे क्या होता है कि इफ डिमांड इज वेरी लेस एंड सप्लाई इज वेरी हाई, बट प्रोडक्ट को खत्म तो करना है ना, जिससे कैसे भी एटलीस्ट वो प्रोडक्ट खत्म हो जाए, तो व्हाट द सेलर विल डू, he will reduce the price very low. Okay, he will reduce the price to the very low, to a very lower level, जिससे एटलीस्ट ऑफर समझ के ही लोग खरीद ले. So this is again a new law. So ये दोनों laws याद रखने important है. Now what is a corporate bond yield? Yield क्या होता है? जैसे जब you are buying a bond, समझो there is a bond issuer, there is a bond investor. ठीक है. Now investor is investing in a bond and pays $1,000 to issuer. तो issuer क्या promise करेगा? Issuer will promise that in every 6 months I will pay you a interest of 10% on this bond valuation, on this bond value. तो वो क्या करेगा? $100 करके पे करता रहेगा. तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, इस इंटरेस्ट रेट को वी टेल बॉन्ड यील्ड. ओके, दिस इज द बॉन्ड यील्ड. एंड ये जो 10% का इंटरेस्ट है ना, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न प्लस क्रेडिट स्प्रेड. ठीक है. क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बीच में ना एक डिफरेंस होता है. वो जो डिफरेंस होता है ना, दैट डिफरेंस इज नोन एज क्रेडिट स्प्रेड. तो ये जो परसेंटेज हम डिसाइड करते हैं, यील्ड का जो परसेंटेज डिसाइड होता है, दैट इज रिस्क फ्री रेट प्लस स्प्रेड. Sorry, plus credit spread. Don't know why my eraser is so big today. Plus credit spread. So this is how we determine the yield of a bond. तो अभी इसमें कैसे, how do this works? ठीक है. Here only by example we can see, the higher the spread, the riskier the bond. Okay. Higher the spread, riskier the bond. Just remember this concept for your lifetime. And if the bond will be riskier, no one is going to purchase it. Okay, why will no one purchase it? See, people are going to purchase, but the people who take high risk will of course need higher return. So for higher return, what will happen? Bond needs to give higher yields. समझो गवर्नमेंट बॉन्ड है. ठीक है. गवर्नमेंट बॉन्ड एकदम सेफ बॉन्ड है. एंड गवर्नमेंट बॉन्ड का क्या हो रहा है? समझो ये मेरे पास एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, दैट इज रिस्क फ्री. ठीक है. एंड ये मेरे पास एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है. अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड है सुपर रिस्की. ठीक है. ये कोई तो बॉन्ड होगा जो बहुत रिस्की है, मतलब अगर इसमें लॉस हुआ तो फिर कुछ, तो फिर आई कांट टेक इट, तो फिर आई कांट हैंडल दैट लॉस. इतना बड़ा लॉस होता है. बट देन देयर आर इन्वेस्टर्स हु वांट टू एंटर इनटू रिस्की ट्रेड्स. ठीक है. एंड गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे है? अपना एकदम सेफ. ठीक है. गवर्नमेंट बॉन्ड इज वेरी सेफ. गवर्नमेंट बॉन्ड क्या बोलता है? मैं आपको दूंगा नॉर्मल, नॉट 10%, नॉर्मल 5% का इंटरेस्ट रेट दूंगा फॉर 6 मंथ्स. फॉर एवरी 6 मंथ्स 5% का इंटरेस्ट रेट दूंगा. बट वाई विल एनी वन नॉट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड? उसके पीछे व्हाट विल बी द रीजन? अगर वो ज्यादा रिस्की बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स द इन्वेस्टर विल रिक्वायर हायर यील्ड. ठीक है. विल रिक्वायर हायर रिटर्न. तो उसके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या बोलेगा? आई विल गिव 15% इंटरेस्ट पर 6 मंथ्स. ठीक है. पर 6 मंथ्स. तो इधर क्या है? इन दोनों के बीच का स्प्रेड इज वेरी हाई. ठीक है. अगर हाई स्प्रेड होगा ना, तो फिर इधर ऑफ कोर्स रिटर्न विल बी हायर. If you will invest in riskier situation, then your return will also be high. That is why either they have written that there is a fundamental. I will just mark it with a little darker red color. But they have written that fundamental bond pricing rule. Okay, this is something which we tell fundamental bond pricing rule, that increase in yield leads to price decrease. Why price decrease? Because जितना रिस्की बॉन्ड होगा उतना हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा एंड बॉन्ड की प्राइस उतनी नीचे जाती जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बॉन्ड वुड बी मोर कॉस्टलियर. गवर्नमेंट बॉन्ड होगा $1,000 का, एंड ये क्या अपना $700 का ही होगा, सिर्फ जंक बॉन्ड होगा.
ओके। तो इसकी प्राइस कम है बट इसका रिटर्न बहुत हैवी है। इधर क्या है, इसकी प्राइस ज्यादा है बट रिटर्न कम है फिर। ऑल्सो नोट दैट higher bond liquidity comes lower yield demands by investors. Okay, मीन्स जितना जितना ज्यादा बॉन्ड लिक्विड होता जाएगा उतनी ज्यादा हमारी यील्ड्स कम होती जाएगी। दिस इज अनदर रूल। यील्ड लिक्विडिटी मतलब क्या, बॉन्ड को सेल करेंगे तो जल्दी से सेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है दैट सेल की बायर ही नहीं खड़ा है बॉन्ड लेने के लिए। बॉन्ड अगर इतना सी अगर बॉन्ड की क्वालिटी बहुत खराब होगी तो मार्केट में कोई क्यों ही लेगा उस बॉन्ड को। तो जितना उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, जितने उसके बायर ज्यादा खड़े होंगे मार्केट में, उतना उसका यील्ड कम होता जाएगा। ओके, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर ओवर हियर। एंड ये सब चीजें समझना फ्रॉम स्क्रैच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर अंडरस्टैंडिंग में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक। नाउ व्हाट इज बॉन्ड इंडेंचर एंड कॉर्पोरेट ट्रस्टी। तो बॉन्ड इंडेंचर कैसा है ना, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन द इशूअर एंड द इन्वेस्टर। दिस इज द लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे आप कुछ भी किसी भी तरह किसी भी लीगल लीगल चीज में एंटर करते हो, लाइक यू आर बाइंग अ हाउस, यू आर टेकिंग लोन और एनीथिंग, तो ऑफ कोर्स एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा विच यू नीड टू साइन। तो यहाँ भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड इंडेंचर। ओके, दिस इज बॉन्ड इंडेंचर एंड कॉर्पोरेट ट्रस्टी। Let us read from here. The bond indenture is a, don't know why is this change. Yeah, the bond indenture is a document. Okay, it is a document that sets forth the obligation of issuer and the rights of the investor. Okay, what does this bond indenture tells? It tells that what are the obligations of the issuer. Okay, obligations of issuer means the person who is issuing the bonds, उसके क्या क्या obligations है towards the investor. Okay, like कितना interest rate pay करना है, what is the amount that needs to be paid at the last installment, what is the principal amount, interest amount, और भी काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। वो सब हम इस पैराग्राफ में अभी पढ़ेंगे। तो इशूअर के क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, ठीक है। एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्टर्स को इतना राइट होना चाहिए कि यार मैं तुम्हारी कंपनी का बॉन्ड लेके बैठा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के राइट होने चाहिए। और मतलब देयर आर मेनी राइट्स, ठीक है। वो सब हम लोग अभी यहाँ नीचे पढ़ेंगे। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के राइट होने चाहिए। देन कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस भी पोस्ट करते हैं। अब हु पोजेस द रेस्ट्रिक्शंस, इन्वेस्टर्स की तरफ से होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स की तरफ से नहीं होते, बट दैट इज फॉर देयर सेफ्टी, ठीक है। हो सकता है बने हुए रूल्स है ऑलरेडी, बट दैट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स की पहले उनको पेमेंट मिले, फिर चाहे दुनिया में किसी को भी कंपनी पे करते रहे। तो स्टॉक होल्डर्स से पहले बॉन्ड होल्डर्स को रखते हैं। देयर आर मेनी सिचुएशंस। ओके, so these are right of investors. It is usually a detailed document. Now this is a document which is very detailed with legal language. If it is a legal document, of course it will be written in legal language. One of the roles of corporate trustee. Now who is a corporate trustee, that we will understand the role over here. Okay, is to interpret the language. Okay, corporate trustee will only interpret the language of this document and will represent the interest of bondholders. Okay, who is the bondholder? Bondholder is the investor who is investing in that bond. Okay, is the investor who is investing in the bond, and what are his interests. Okay, what do he expects from the issuer. Everything will be interpreted by the corporate trustee. Who is a corporate trustee? Who will be a corporate trustee? So banks or trust companies often serve as corporate trustees. Just remember this.
and the position requires that they act in fiduciary capacity on behalf of bond holders. Now what happens is, इनको ये लोग बात करते bond issuer से on this on behalf of bond holders. So what they are in the place, they keep themselves in the shoes of bond holders and वो फिर deal करते with the bond issuer. ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने कोई कंपनी का बॉन्ड ले रखा है, मैं जाके उस कंपनी से बात करूंगी, नॉट पॉसिबल. तो क्या, इसलिए हम लोग एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी रखते हैं जो बॉन्ड होल्डर्स के बिहाफ पे, उनके राइट्स के बेसिस पे बॉन्ड इशुअर से बात करे इनकेस कभी कोई चीज सही नहीं चल रही है. तो the trustee would authenticate the issue, which includes keep track of amount of bonds. ठीक है, बॉन्ड कितने इशू करने हैं, किस लिमिट तक बॉन्ड इशू कर सकते हैं ना, वो भी इंडेंचर में लिखा होता है. ठीक है, कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड बॉन्ड इश्यूज कर सकती है, नहीं, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतने ही बॉन्ड इशू करेगी. कल को जाके मैं कोई कंपनी हूँ, छोटी सी कंपनी हूँ, आई एम अ वेरी स्मॉल कंपनी, आई एम इशूइंग अ बॉन्ड ऑफ $100 crore. नहीं ना, हाउ कैन आई बोरो फ्रॉम समवन $100 crore. मैं कहीं अपनी ऑब्लिगेशन ही पूरी नहीं कर पाई तो लोगों का पैसा जो उन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है मेरी कंपनी के बॉन्ड्स में, वो तो पूरा डूब जाएगा. और हो सकता है जो पहले के इन्वेस्टर्स है उनको भी उनके सारे पेमेंट ना मिले. तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इस चीज का ध्यान रखे कि कितनी लिमिट तक दे कैन इशू द बॉन्ड्स. ठीक है, वो तो ये सब चीजों का ध्यान कौन रखता है, कॉर्पोरेट ट्रस्टी. कि कहीं कंपनी ये सब चीजों को, मतलब if there is a level कि कंपनी कैन ओनली इशू बॉन्ड्स अप टू ₹5 crore, वो इस लेवल को ब्रीच तो नहीं कर रही है. If it is breaching, then another actions will be taken on the company. Okay. The trustee would monitor corporation activities. ठीक है, कि वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, to make sure issuer abides by indentures covenants. Now what is covenants? Covenants are the promises made. Okay, promises which makes issuer makes to the bond holders. ओके, अब अगर किसी ने कोई प्रॉमिस किया, दे कैन नॉट ब्रेक दैट प्रॉमिस. नाउ दैट प्रोमिसेस कैन बी नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टिव. रेस्ट्रिक्टिव इज अ मोर बेटर टर्म. ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव मतलब कि वो एडिशनल कोई डेट फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, अमाउंट है उस अमाउंट तक कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. देन डिविडेंड डिक्लेरेशंस पे भी उनके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. जैसे यू कैन नॉट, कोई एक नंबर होगा, आप उससे ज्यादा डिविडेंड इशू नहीं कर सकते. एंड इन केस अगर आपको इशू करना है तो पहले आप बॉन्ड होल्डर की सब चीजें सेटिस्फाई कर दो, उन्हें सारे पेमेंट्स कर दो, उसके बाद आपको जाके जिसे डिविडेंड देना है कंपनी में, जो भी करना है आप करते रहो, बट पहले बॉन्ड बॉन्ड होल्डर्स को फुलफिल करो. ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि ये लोग डिविडेंड दे देंगे बहुत सारा कि हमारी कंपनी का नाम अच्छा दिखे, एंड पीछे जो बॉन्ड होल्डर्स है बेचारे, उनके पेमेंट्स हो ही नहीं रहे. सो दैट इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए हम लोग ये कॉन्वेनेंस लगाते हैं कि फर्स्ट फुलफिल बॉन्ड होल्डर्स की डिमांड, उसके बाद आप जाके बाहर जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है अपने शेयर होल्डर्स को, किसी को भी, उसके बाद आप दो. ठीक है, नाउ देयर आर सम पॉजिटिव कॉन्वेनेंस ऑल्सो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करना, देन इंश्योरेंस मेंटेन करना, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वो बॉन्ड होल्डर्स के साथ शेयर करना. ओके, ये सब चीजें होती है. देन फाइनेंशियल भी काफी सारी चीजें होती है. फाइनेंशियल कॉन्वेनेंस मतलब क्या है, जैसे रेशियोज है, तो वो रेशियोज एक लेवल पे मेंटेन होने चाहिए, एक लेवल के ऊपर या नीचे नहीं जाने चाहिए. अगर जा रहे हैं तो फिर उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है इशूअर की. नहीं करेक्ट हो रहे, देन अगेन अनदर, उनके ऊपर कुछ और चीजें होंगी विच दे नीड टू डू, देन ओनली दे कैन deal with the bond holders. Okay, the corporate trustee requirements are explicitly stated in the indenture. कि अब कॉर्पोरेट ट्रस्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेट ट्रस्टी, वो सब इंडेंचर में लिखा रहता है कि कॉर्पोरेट ट्रस्टी को क्या क्या करना है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ कॉर्पोरेट ट्रस्टी, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन आवर इंडेंचर. ट्रस्टी को कोई भी काम एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ट्रस्टी ओनली नीड्स टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स एंड नो मोर. ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 काम लिखे, ट्रस्टी कर रहा है 10-12 काम, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. 5 काम दिए, 5 कर लो अच्छे से, बस दैट इज इनफ, उससे ज्यादा मत करो. अदरवाइज उनको भी लगेगा कि ये क्या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं. ठीक है,
जितना काम वहां इंडेंचर में लिखा है कम ट्रस्टी सिर्फ उतना ही दिखेगा। The indenture would specify how and the frequency with which the trustee would make reports to bondholders. ओके, अब इसमें क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी है कि इशूअर कितने कितने टाइम पीरियड के बाद बॉन्ड होल्डर्स को रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है। अब वो कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो क्या डिविडेंड पे कर रहे हैं, सब सब रिपोर्ट्स उनको कितने कितने टाइम में बॉन्ड होल्डर्स को देनी है, ठीक है। रिपोर्ट्स टू बॉन्ड होल्डर्स एंड व्हाट टू डू। नाउ दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। कभी इन केस अगर इशूअर ने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं किया, देन व्हाट इज टू बी डन, तो वो भी वहां लिखा रहता है। एंड कॉर्पोरेट ट्रस्टी इस चीज का ध्यान रखता है दैट द ट्रस्टी दैट दे नीड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। बॉन्ड होल्डर्स के राइट प्रोटेक्ट होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो नहीं हो रहा, देन यू नीड टू स्टॉप इट, ओके। then you need to stop issue, then you need to take actions on issuers first, then आगे कोई भी चीज होगी। बट पहले इशूअर पे एक्शंस लिए जाएंगे, ओके। नाउ बॉन्ड क्लासिफिकेशंस। बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, बॉन्ड की मेच्योरिटी के हिसाब से, इज इट अ शॉर्ट टर्म बॉन्ड, इज इट अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, वो सब डिस्कशन करेंगे। नाउ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस पोर्शन इज जस्ट लाइक दिस गिवन, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू कैन जस्ट स्किप इट। 5 तरह के बॉन्ड होते हैं, इनके ग्रुप होते हैं यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फिर आईएमएफ। ये सब चीजें होती है, बट देन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई विल जस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। शॉर्ट टर्म नोट्स हैव मेच्योरिटीज ऑफ 1 to 5 years, ठीक है। तो 1 to 5 years वाले जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। मीडियम टर्म नोट्स कौन से होते हैं, 5 to 12 years वाले। और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जिनकी मेच्योरिटी इज मोर देन 12 years। यू नीड टू रिमेम्बर इट, ओके। रिमेम्बर मतलब क्या, ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है। 5 साल तक है तो शॉर्ट टर्म, 5 to 12 है तो मीडियम, एंड देन उसके ऊपर है अगर कुछ तो 12 years। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। अभी इंटरेस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कोई बॉन्ड होते हैं जिसपे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी पे फ्लोटिंग रेट होता है, किसी पे इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है पूरे टाइम पे। आखिरी में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो भी होता है वो सब आखिरी में मिलता है, दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। तो अब लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। फिक्स रेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो फिक्स रेट बॉन्ड्स में क्या होता है कि जैसे 5 ईयर का बॉन्ड है, व्हाट विल हैपन, 5 ईयर का बॉन्ड है मेरा कुछ, लाइक अज्यूम दिस इज माय 5 ईयर का बॉन्ड, एंड मैं 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देती हूँ, ठीक है। टुडे इज 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, ठीक है। फिफ्थ पे मैं अपना 10% इंटरेस्ट दे दूंगी। यहाँ वापस आई विल पे माई 10% इंटरेस्ट यहाँ अगेन। एंड मैंने यहाँ पे खरीदा था $100 में बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे 10, 10, 10, 10 और 10, ये समझो मेरी मेच्योरिटी आ गई यहाँ पे, दिस इज माई मेच्योरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 + 100, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट मुझे मिल रही है। तो इस तरह से अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है एंड आखिरी में इंटरेस्ट रेट प्लस जो हमारी वैल्यू थी बॉन्ड, जो हमारी सबसे पहले फेस वैल्यू थी वो फेस वैल्यू मिल जाए, और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। तो ऐसे जहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना, वहां पे वी टेल इट एज अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, ठीक है। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स ऐसे होता है। नाउ व्हाट आर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में कैसा होता है ना कि एक इंटरेस्ट हमेशा हमेशा फिक्स नहीं रहता, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स कैसे चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेफरेंस रेट्स। अभी यहाँ पे देखो, आर ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रेट बॉन्ड्स। कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है,
कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट में ही कम चल रहा है तो भाई हमें भी कम ही मिल रहा है। तो वो कैसे डिसाइड होता है, मार्केट रेफरेंस रेट के हिसाब से डिसाइड होता है। एंड व्हाट इज मार्केट रेफरेंस रेट इज SOFR प्लस ऑफ फिक्स स्प्रेड। नाउ ये ना आपको बुक 4 एंड बुक 1 में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये एक मार्केट के हिसाब से रेट होता है, ठीक है। वी डिसाइडेड एज मार्केट का स्प्रेड। फिक्स स्प्रेड तो क्या होता है, हमेशा स्पेसिफिक रहता है, ठीक है। समझो मेरा फिक्स स्प्रेड है 5%। 5% तो मुझे हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। 5% तो हमेशा मिलेगा। उसके ऊपर एक SOFR रेट होता है जो मार्केट के हिसाब से चलता है। समझो वो अभी 2% चल रहा है, तो यहाँ पे 2% होगा। इन टोटल 7% का इंटरेस्ट रेट मुझे इस साल मिलेगा। तो ऐसे मार्केट के हिसाब से रेट्स चेंज होते रहते हैं। द इंटरेस्ट रेट टू बी पेड इज डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। जैसे ही मेरा एक साल खत्म होता है, दूसरा साल चालू होने वाला, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट एट द वेरी इनिशियल स्टेज ही कैलकुलेट हो जाता है। एंड साल खत्म होते हम लोग इंटरेस्ट पेड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही वो पीरियड खत्म होने वाला होता है एक साल का, हम वो टाइम पे इंटरेस्ट रेट को पे कर दें। तो ये है फ्लोटिंग रेट। इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट फिक्स्ड, दे फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट्स। प्लीज बेयर विद माई हैंड राइटिंग, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग कोई ऐसी बहुत सुंदर नहीं है, नॉर्मल है। बट हाँ, आई एम श्योर दैट समझ में तो आ ही रही होगी। ऐसा तो मैंने कुछ भी अभी तक नहीं लिखा है दैट इज नॉट दैट यू ऑल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस डिस्कस जीरो कूपन बॉन्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड ये काफी अच्छा बॉन्ड भी होता है। अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करो तो दिस इज द बेस्ट बॉन्ड। बेस्ट बॉन्ड तो नहीं, बट या इट इज अ गुड बॉन्ड। तो व्हाट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड, जस्ट गिव मी अ मिनट। या जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, समझो मैं कोई 5 ईयर का बॉन्ड लूंगी। कोई 5 ईयर का बॉन्ड है, ठीक है, जिसके लिए टुडे आई एम पेइंग $1000। तो 5 साल तक मुझे कोई इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट क्या इकट्ठा हुआ है, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट इकट्ठी हुई है प्लस मेरी फेस वैल्यू, ठीक है। समझो 5 साल बाद मुझे कुछ अच्छा अमाउंट मिलेगा डायरेक्टली। मुझे मिला 2500। तो मुझे डायरेक्ट अपनी अमाउंट में एक साथ बहुत सारा इंक्रीज होके 5 साल के एंड पे ही मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रेट मिलता गया, एक साथ सब इंटरेस्ट रेट इकट्ठा होगा प्लस प्रिंसिपल वगैरह मिला के सब आखिरी में मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी कभी किसी को बीच बीच में मिलता रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुझे बीच बीच में 10 10 $10 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो अभी यहाँ $10 मिला तो मेरे ऊपर फिर से एक वो रहेगी ऑब्लिगेशन कि अभी यहाँ $10 मिला है, तो मुझे $10 को वापस ही मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन जीरो कूपन बॉन्ड ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन ही नहीं होती है। आ गया है सबसे आखिरी में मिलेगा, तब तक वो इंटरेस्ट रेट वो लोग खुद देखते रहते हैं, ठीक है। वो खुद उसे इन्वेस्ट करते हैं, खुद ही कंपनी, खुद ही इशूअर सब मैनेज करता है, ठीक है। देन बॉन्ड होल्डर के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बॉन्ड होल्डर इज वेरी फ्री, ओके। उनको कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि अभी इंटरेस्ट मिला है इसको वापस से इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है, नथिंग लाइक दैट। बॉन्ड इशूअर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नाउ लेट अस रीड इट। जीरो कूपन बॉन्ड पेज द फेस वैल्यू और प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी, ठीक है। सबसे आखिरी में मुझे अपनी फेस वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट सब आखिरी में मिलेगा, ठीक है। देयर इज नॉट अ कैश इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। बीच में कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आता है, सब आखिरी में मिलेगा। कुछ भी बीच बीच में देयर विल बी नो पेमेंट्स गिवन बाय द इशूअर, सॉरी रिसीव्ड बाय द बॉन्ड होल्डर। पहले भी सही बोल था, गिवन बाय द इशूअर। बॉन्ड होल्डर अर्न्स अ रिटर्न बाय परचेजिंग द बॉन्ड एट डिस्काउंट, ठीक है। ये जो मुझे मिला है ना यहाँ पे, दिस इज दैट द डिस्काउंटेड वैल्यू। समझो ये फेस वैल्यू है, तो ये मुझे डिस्काउंटेड वैल्यू पे मैंने खरीदा था। डिस्काउंटेड वैल्यू पे बॉट द बॉन्ड एंड देन बाद में मुझे जब मेच्योरिटी आएगी तो मुझे फेस वैल्यू पूरी मिलेगी, ठीक है।
and receiving the face value at maturity. The value of bond grows each year and thus pays implicit interest. ओके, हर साल वो ग्रो होता रहता है एंड उसका जो भी इंटरेस्ट है सब आखिरी में विथ फेस वैल्यू रिसीव होता है, ठीक है, विच इज द फंक्शन ऑफ डिस्काउंट एंड टाइम टू मेच्योरिटी. नाउ अब समझो जैसे मैंने इशूअर को $1,000 पहले दिया था, ठीक है, इसके ऊपर समझो 5 years के लिए मैंने लिया था ये बॉन्ड एंड $1,000 मैंने इशूअर को डिस्काउंटेड फेस वैल्यू पे दिया था. डिस्काउंटेड फेस वैल्यू समझो ना, 5 years, नॉट इवन 1,000, $900 मैंने इशूअर को पे किया था, ठीक है. अब क्या हुआ, 3 साल बाद ये जो मेरा इशूअर है ना वो बैंक हो गया, उसके पास अब मेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है ज्यादा. तो अभी बीच में जो उसके पास मेरा बॉन्ड था ना, तो क्या हुआ, $900 मैंने उसको ऑलरेडी दे रखे थे, प्लस कुछ इंटरेस्ट वगैरह इकट्ठा होते होते टिल 3 years मेरा इंटरेस्ट वगैरह लेके और समझो $150 एक्स्ट्रा एड ऑन हो गए, ठीक है. तो इशूअर का सिर्फ मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन इतना ही होगा, 900 प्लस 150 का, दैट इज 1050. ओके, उसको मुझे जस्ट इतना ही देना बनेगा अभी के लिए. अभी क्योंकि ही इज बैंकरप्ट, तो जितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है उतना दे दो एंड देन पूरा सेटल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड इफ द इशूअर गेट्स बैंकरप्ट इन बिटवीन. Now let us read over here again. If the issuer goes into bankruptcy before maturity of zero coupon bond, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे थर्ड ईयर में ही वो मेच्योरिटी वो बैंकरप्ट हो गया, तो क्या हुआ, बॉन्ड होल्डर्स आर ओनली एंटाइटल टू द इश्यू प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट अप टू दैट डेट. ठीक है, 3 साल तक मेरा एक्रूड इंटरेस्ट कितना था, $150, तो वो उतना दे देगा प्लस जो मैंने इश्यू प्राइस पे दिया था दैट इज $900, उतना मुझे मिल जाएगा. और मुझे वो कुछ फेस वैल्यू आखिरी में जो डिसाइड हुई थी वो सब फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, वो इतना दे दे वही बड़ी बात है. नाउ ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वन एडवांटेज ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स इज देयर इज जीरो री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है. अब जैसे मेरा यहाँ इंटरेस्ट इकट्ठा होते जा रहा था, तो वो री इन्वेस्टमेंट का सब कुछ एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द बॉन्ड इशूअर ओनली. बॉन्ड होल्डर के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Unlike coupon bonds, zero coupon bond holders does not have to make an effort to reinvest cash interest. ठीक है, जैसे मुझे बीच में $10 मिलते थे, आई नीड टू टेक केयर कि यार आई हैव टू री इन्वेस्ट. अब एक और अनदर एडवांटेज क्या होता है, दैट कुछ कुछ जगह पे टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस की वजह से भी कुछ बेनिफिट हो जाते हैं, ठीक है. जैसे अगर आप इंटरेस्ट इनकम पे देखोगे ना, तो टैक्स इज मोर देन कैपिटल गेन पे जितना टैक्स लगता है. अब क्या यहाँ पे क्या होगा, मुझे एक साथ फेस वैल्यू मिलेगी, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मैं लूंगी और आखिरी में मुझे फेस वैल्यू मिलेगी, तो जो बीच का प्रॉफिट होगा ना दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन. और कैपिटल गेन पे टैक्स करना इज बेटर देन टैक्सिंग ऑन इंटरेस्ट इनकम. तो यहाँ पे क्या टैक्स बेनिफिट्स भी हो जाते हैं. Now I think let us keep this class till over here only today. यहाँ पे हम लोग रखते हैं. Let us end over here. The next class I will take, थोड़ी और लंबी लूंगी वो क्लास में, and I will try to complete till I think मॉड्यूल 1 से थोड़ा आगे हम लोग चले जाएंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास में. एंड ये जो मैंने समझाया ना, आई विल जस्ट शेयर दिस डॉक्यूमेंट एंड प्लीज लेट मी नो दैट आर यू आर कंफर्टेबल विद दिस टीचिंग स्टाइल. इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम माय साइड, डू लेट मी नो दैट आल्सो. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द बॉन्ड टाइप्स. Today let us keep our class till here. I hope you all are understanding the things. If there is any doubt, do let me know in comments. या तो मैंने अपना फोन नंबर तो बता ही रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आई विल मेंशन. कुछ भी डाउट रहता है जस्ट आस्क मी, ओके. Okay. So, is there anything else to be discussed? No, there is nothing else to be discussed. Yeah, but there I will just make a WhatsApp group over here where I will keep on posting the documents. Okay. हर एक वीडियो पे मैं जो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है, अगर आप लोगों को रेफरेंस के लिए चाहिए तो व्हाट आई विल डू इज मैं ये सब पोस्ट कर दूंगी, वो व्हाट्सएप चैनल पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, दोनों पे आई विल कीप ऑन पोस्टिंग, जिससे आप लोगों को ये बार बार वीडियो पे जाके ना देखना पड़े. You can directly refer that document, that would be more better for you all. तो ये भी एक काम I will do.
just give me some time, I will do this also. एंड यू ऑल कैन जॉइन दैट कम्युनिटी. फिर वहाँ पे किसी को कोई भी डाउट्स वगैरह रहता है, वी कैन डिस्कस इट ओवर देयर ओनली. आई विल जस्ट क्रिएट वन कम्युनिटी टुडे. एंड फॉर टुडे आई थिंक इट्स गुड. आज मैंने क्लास थोड़ी छुट्टी ली है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास. धीरे धीरे आई विल टेक लॉन्ग सेशंस एंड I hope you all are enjoying the session. And if you are liking the session, please I request you all to subscribe to my channel, like my videos, and comment below. If there is anything, if there is any help required, then also you can comment below. Okay, thank you very much, everyone.